आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे जो है 5G टेक्नोलॉजी और ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। अब पढ़ना है स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट, एलन मस्क के द्वारा जिसे शुरू किया गया। कि क्या है स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट इंटरनेट, स्टारलिंक इंटरनेट क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट, देखिए 5G हम लोगों ने समझ लिया था। अब स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट, स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट। स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट, स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट, ये एलन मस्क की कंपनी के द्वारा जानते हैं सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और पूरी दुनिया में चर्चित है इस समय। क्यों चर्चित है? क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को जो बढ़त मिल रही है वो इसी इंटरनेट के माध्यम से मिल रही है। एलन मस्क की पहल है ये, एलन मस्क की पहल है। और रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को बढ़त है, रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को इससे बढ़त मिल रही है, इससे बढ़त मिल रही है। रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को इससे बढ़त मिल रही है, यूक्रेन को इससे बढ़त मिल रही है। सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब देखिए क्या है स्टारलिंक इंटरनेट। दो तीन बिंदु देखेंगे, क्या है और इससे क्या लाभ है और इसमें क्या चुनौतियां हैं। लाभ, महत्व, योगदान, चुनौतियां। लाभ, महत्व, योगदान और चुनौतियां। देखिए आप सभी लोग जानते होंगे कि दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट को उपलब्ध करवाना चुनौती है, क्योंकि इंटरनेट के लिए कोई न कोई टावर और कोई न कोई टावर होना चाहिए, या जानते हैं वायर का कनेक्शन होना चाहिए। और जो द्वीपों जो क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्रों में है, चोटियों में है, घाटियों में है, मरुस्थलों में है, जंगलों में है, द्वीपीय क्षेत्रों में है, वहां पर टावर और तार का कनेक्शन नहीं है। और वैसे भी आप जानते हैं बाजार लाभ के आधार पर काम करती है। जहां लोग कम होते हैं वहां कोई भी कंपनी सुविधा नहीं देती। शहर में लोग ज्यादा होते हैं तो शहर में हजारों सुविधा जानते कंपनियां उपलब्ध करवा रही। दिल्ली और मुंबई जैसे शहर, दिल्ली और एनसीआर में 8 करोड़ जनसंख्या है और मुंबई के निकट भी कम से कम 3-3.5 करोड़ की जनसंख्या, मुंबई पुणे के बीच में लगभग 4-4.5 करोड़ की जनसंख्या है। तो जहां जनसंख्या ज्यादा है और साथ में ज्यादा आय वाले लोग हैं, जहां जनसंख्या भी ज्यादा है, ज्यादा आय वाले लोग हैं, वहां तो प्राइवेट कंपनियां इंटरनेट उपलब्ध करा देती है। लेकिन दूर दराज के क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं हो पाता है। मान लीजिए आपको इंटरनेट की जरूरत हो गई अंटार्कटिका महाद्वीप पर, आर्कटिक महासागर के क्षेत्र में, हिंद महासागर के किसी एरिया में, कौन देगा इंटरनेट वहां पर? हर जगह जानते हैं कनेक्टिविटी नहीं है। या मान लीजिए कोई ग्राउंड नेटवर्क को नष्ट कर दे, कोई ग्राउंड नेटवर्क को नष्ट कर दे, भूकंप आ जाए,
भूस्खलन हो जाए, सुनामी आ जाए, तो टावर आधारित संचार व्यवस्था समाप्त हो जाती है। ऐसे में कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए जो आपदा के समय भी चलती रहे। और आपदा के समय कौन सी व्यवस्था चल सकती है जो पृथ्वी से जुड़ी ना हो? तो पृथ्वी से जुड़ी व्यवस्था, इसका मतलब सीधे इंटरनेट को आधार बना करके, सीधे सैटेलाइट को आधार बना करके जब, तो आप कहेंगे तो सारी सुविधा तो सैटेलाइट को ही आधार बना के दी जाती। नहीं, लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट को स्थापित करके इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना। जो हाई अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया भी था, जो उच्च कक्षा वाले उपग्रह हैं, उनके लिए ग्राउंड सपोर्ट चाहिए। तो ऐसे में सीधे बिना ग्राउंड सपोर्ट के लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट को स्थापित करके इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना ही स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट कहलाता है। तो पहला लिखते हैं, व्हाट इज स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट। स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट क्या है? स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट क्या है? अब देखिए, लो अर्थ ऑर्बिट, लो माने निम्न भू कक्षा। लो अर्थ ऑर्बिट में उपग्रह को स्थापित करके बिना ग्राउंड नेटवर्क के, बिना ग्राउंड टावर के, सीधे लो अर्थ ऑर्बिट में उपग्रह को स्थापित करके बिना ग्राउंड नेटवर्क के, बिना ग्राउंड नेटवर्क लो अर्थ ऑर्बिट में उपग्रह को स्थापित करके बिना ग्राउंड नेटवर्क के इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट कहलाता है। स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट कहलाता है। LEO में उपग्रह को स्थापित करके बिना ग्राउंड नेटवर्क के इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना। अब देखिए, ये फिगर बना सकते हैं आप, ये पृथ्वी है और ये देखिए लो अर्थ ऑर्बिट है। यहां पर सैटेलाइट को स्थापित करके सीधे इंटरनेट सुविधा देना, सीधे इंटरनेट सुविधा। LEO में उपग्रह को स्थापित करके बिना ग्राउंड नेटवर्क के इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना
स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट कहलाता है। जी, इसके लिए किसी भी ग्राउंड नेटवर्क की जरूरत नहीं होती और इसमें लेजर सिग्नल के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। लिख लीजिए, इसमें किसी भी प्रकार के ग्राउंड टावर की जरूरत नहीं होती है। इसमें लेजर बीम के माध्यम से, इसमें लेजर सिग्नल के माध्यम से, इसमें लेजर सिग्नल के माध्यम से इंटरनेट उपलब्ध कराया जाता है। अच्छा, लेजर सिग्नल का उपयोग करने के नाते डाटा की गति भी बहुत ज्यादा होती है। लेजर सिग्नल के उपयोग के नाते, लेजर सिग्नल के उपयोग के नाते डाटा की गति बहुत अधिक होती है। लेजर सिग्नल के माध्यम से इंटरनेट उपलब्ध कराया जाता है। लेजर सिग्नल के उपयोग के नाते डाटा की गति बहुत अधिक होती है। लिख लीजिए, अब यहां नीचे लिख लीजिएगा कि स्टार एलन मस्क की कंपनी, एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा 2019 से स्टारलिंक इंटरनेट की शुरुआत की गई है। और ये जरूर वर्णन कर दीजिए, ये जरूर बता दीजिए कि सारा जानते हैं इंटरनेट के लिए तो स्पेक्ट्रम ही क्रिएट किया जाता है ना। बाकी मोबाइल में भी इंटरनेट सैटेलाइट से ही तो आती है। इंटरनेट के लिए स्पेक्ट्रम क्रिएट करना पड़ता है ना। फ्रीक्वेंसी क्रिएट करने से ही इंटरनेट किस पे काम करता है? फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी का एक पूरा जानते समूह है भाई। इंटरनेट का मतलब इंटरनेशनल नेटवर्किंग, सैटेलाइट ही तो नेटवर्क को स्थापित करता है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा 2019 में स्टारलिंक इंटरनेट की शुरुआत की गई। रूस यूक्रेन युद्ध
2022 रूस यूक्रेन युद्ध 2022 में यूक्रेन को रूसी सेना से बढ़त स्टारलिंक इंटरनेट के कारण ही संभव हुई। स्टारलिंक इंटरनेट के कारण ही संभव हुई। अच्छा, स्टारलिंक जानते नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे इसके लिए हजारों सैटेलाइट स्थापित किया जा रहा है। हजारों सैटेलाइट, उतना तो मैं बना ना सकूंगा, इसके लिए हजारों सैटेलाइट। इसके लिए हजारों सैटेलाइट। ऐसे हजारों सैटेलाइट, इसी को स्टार कहा गया सैटेलाइट को, और इससे लिंक करना स्टार लिंक। अब स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट से लाभ या इसका महत्व। स्टारलिंक ये करंट अफेयर के नाते ही पढ़ाना पड़ रहा है, ये करंट अफेयर का पार्ट है, उसी के नाते इसको पढ़ाना पड़ रहा है। स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट से लाभ या इसका महत्व है। पहली बात तो आपदा से सारी चीजें खराब हो जाए तब भी जानते इंटरनेट का प्रसार करना संभव होता है। आपदा के समय भी, हाँ बहुत ज़्यादा, वो चुनौतियों में लिखेंगे ना, स्पेस गार्बेज तो चुनौतियों में लिखेंगे। इससे आपदा के समय ग्राउंड नेटवर्क नष्ट होने पर भी, ग्राउंड नेटवर्क नष्ट होने पर भी इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना समय इंटरनेट का प्रसार संभव होता है, प्रसार संभव होता है। अच्छा, दूसरा, युद्ध की स्थिति में ग्राउंड नेटवर्क नष्ट कर दिए जाए तब भी इंटरनेट का प्रसार संभव होता है। भारत में भी सेवा नहीं, भारत में अप्लाई किया है, अभी उसको अनुमति नहीं दी गई है। युद्ध के समय ग्राउंड नेटवर्क नष्ट होने पर भी, ग्राउंड नेटवर्क नष्ट होने पर भी इंटरनेट का प्रसार संभव होता है, इंटरनेट का प्रसार संभव होता है। युद्ध के समय ग्राउंड नेटवर्क नष्ट होने पर भी इंटरनेट का प्रसार संभव होता है। बिना तार के इंटरनेट का प्रसार संभव होता है। मतलब इसमें ई वेस्ट की समस्या नहीं है, स्पेस वेस्ट की समस्या भले है। ई वेस्ट कम होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कम है।
ये अलग बात है कि स्पेस गार्बेज अधिक है। दूसरा, दूर दराज के, अगले पेज पे लिखेंगे, दूर दराज के क्षेत्रों में इससे इंटरनेट संभव है। दूर दराज के क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना संभव होता है। इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना संभव होता है, उपलब्ध कराना संभव होता है। दूर दराज के क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, द्वीपीय क्षेत्रों में, द्वीपीय क्षेत्रों में, जंगली क्षेत्रों में, जंगली क्षेत्रों में, अच्छा, इसके अलावा ध्रुवीय क्षेत्रों में रह करके भी, ध्रुवीय क्षेत्रों में, पोलर रीजन में, पोलर रीजन में इंटरनेट का प्रसार संभव, इंटरनेट का प्रसार संभव। टेली एजुकेशन, टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन का प्रसार संभव होता है, प्रसार संभव होता है। टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन का प्रसार संभव होता है। अब चुनौतियां, इसमें बाधाएं क्या है? स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट से चुनौतियां या बाधाएं। पहली चुनौती देखिए, पहली चुनौती सब लोग जानते हैं, इससे स्पेस गार्बेज बढ़ता है, अंतरिक्ष में कचरा बढ़ता है, अंतरिक्ष कचरे को बढ़ावा मिलता है। स्पेस में जानते हैं एक्सीडेंट भी हो सकता है, एक उपग्रह दूसरे उपग्रह से टकरा सकता है। स्पेस एक्सीडेंट्स, अंतरिक्ष दुर्घटनाओं, अंतरिक्ष दुर्घटनाओं को बढ़ावा मिलता है, को बढ़ावा मिलता है। अच्छा, स्काई वार की चुनौती है कि सैटेलाइट मार के दूसरा देश गिरा सकता है। इसमें स्काई वार,
अंतरिक्ष युद्ध की चुनौती है, स्काई वार की चुनौती है, अंतरिक्ष युद्ध की चुनौती है, इसमें अंतरिक्ष युद्ध की चुनौती है। अच्छा, मौसम खराब होने और तेज बारिश होने पर जानते हैं नेटवर्क प्रभावित होता है। मौसम के खराब होने पर, भारी बारिश होने पर, भारी वर्षा होने पर, मौसम के खराब होने पर, भारी वर्षा होने पर इंटरनेट का कनेक्शन प्रभावित होता है। इंटरनेट का कनेक्शन, संयोजन प्रभावित होता है। इंटरनेट का कनेक्शन या संयोजन प्रभावित होता है। तो अब इस पर जो क्वेश्चन आएगा आप कर ले जाएंगे कि स्टारलिंक इंटरनेट क्या है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये करंट में और फर्स्ट पेपर में आ सकता है सवाल कि स्टारलिंक इंटरनेट क्या है। कोई जरूरी नहीं सैटेलाइट लिख के पूछा जाए। स्टारलिंक इंटरनेट क्या है, इससे क्या लाभ एवं चुनौतियां हैं, इससे क्या लाभ एवं चुनौतियां हैं, प्रकाश डालिए। क्वेश्चन लिख सकते हैं, इससे क्या लाभ और चुनौतियां हैं। अच्छा, भारत में संचार का जानते एक चार्ट बना लीजिए। भारत में संचार का इतिहास। कहीं अगर इसको जोड़ने की जरूरत हो, किसी पॉइंट में, मेंस के किसी पॉइंट में जोड़ना हो तो इसको चार्ट बना लीजिए। आजादी से पहले, आजादी के बाद, आजादी से पहले, आजादी के बाद। आजादी के पहले आप सभी लोग जानते हैं कि टेलीग्राफ की शुरुआत हुई थी, डलहौजी ने किया था। टेलीग्राफ। भारत में बात हो रही, टेलीफोन। टेलीफोन लॉर्ड रिपन के समय में। रेडियो।
और आज़ादी के बाद टीवी, जिसको डीडी कहा जाता है, दूरदर्शन या टीवी, ये 1959 में, एसटीडी 1960 में, लखनऊ से कानपुर। अब इसके बाद पीसीओ, पब्लिक कॉल ऑफिस, 1988। मोबाइल, इंटरनेट, अब अगले पेज पे लिखेंगे मोबाइल और इंटरनेट। अब छठे नंबर पे वेबसाइट। भारत में 1996 में शुरुआत, ऑनलाइन एक्ट बना इसी साल भारत में ऑनलाइन एक्ट। और 2G की शुरुआत हुई, तो मोबाइल की शुरुआत यहीं से, मुख्य रूप से मोबाइल पे डिजिटल सिग्नल की। ये 2G भारत में, ये इम्पॉर्टेंट है, यहीं से जानते हैं ये जीएसएम और सीडीएम में फ़ोन आया, जीएसएम सीडीएम में। इसके बाद फिर ब्रॉडबैंड पॉलिसी आई, लेकिन मैं सीधे लिख रहा हूँ, देखिए 3G, ये 2011 है। और 4G, ये बहुत पुरानी चीज़ है, इसका डिफरेंस क्या करेंगे अब। ये सिम जानते हैं, ये ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, इसलिए मैं लिखना नहीं चाह रहा था, मैं सोचा कोई पूछेगा जरूर, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। ये जानते कहीं से भी पूरी ग्लोबली, इसमें टाइम डिवीजन होता, टाइम डिवीजन करके संचार की सुविधा उपलब्ध कराना, समय विभाजन के आधार पर, समय विभाजन के आधार पर संचार। और इसमें आवृत्ति, कोड डिवीजन है ये आवृत्ति विभाजन के आधार पर संचार। आवृत्ति, ये जरूरत है नहीं, आधार पर संचार की सुविधा है। तो ये संचार हम लोगों ने देख लिया। अब आईटी में 2-3 चीजें हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना तकनीकी, सूचना तकनीकी में ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स और सोशल नेटवर्किंग साइट। ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स और सोशल नेटवर्किंग साइट्स।
सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल नेटवर्किंग साइट। इसमें ई कॉमर्स और ई कॉमर्स पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, ई गवर्नेंस तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ई कॉमर्स और सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़ा क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन एक बार पढ़ सारा लेते हैं। ई गवर्नेंस, ई शासन, इसका लाभ, महत्व, योगदान, चुनौतियां। बाधाएं। भारत में शुरुआत। अब ई प्रशासन का मतलब, ई शासन का मतलब क्या है? ई माने इलेक्ट्रॉनिक, गवर्नेंस का मतलब शासन। जब इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से, डिजिटल माध्यमों से या पेपरलेस माध्यमों से शासन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अब ई गवर्नेंस क्या है? व्हाट इज ई गवर्नेंस? व्हाट इज ई गवर्नेंस? अब देखिए यहां पर ई माने है इलेक्ट्रॉनिक, ई माने है इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल या पेपरलेस, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, पेपरलेस या वर्चुअल, ये सारे एक जैसे वर्ड है। और गवर्नेंस माने शासन। जब इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से या पेपर रहित माध्यमों से, डिजिटल, पेपर देखें, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, पेपर रहित, पेपर रहित, वर्चुअल। जब इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से या पेपर रहित माध्यमों से या डिजिटल माध्यमों से संचार शासन की सुविधा, जब इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल या पेपरलेस माध्यमों का उपयोग करके, जब इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल या पेपरलेस माध्यमों का उपयोग करके शासन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, शासन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, तो उसे ई गवर्नेंस कहा जाता है। जब इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल या पेपरलेस माध्यमों से, मतलब डिजिटल होकर के, सरकार सीधे नहीं,
डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक या पेपरलेस माध्यम से शासन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जैसे जमीन का दस्तावेज, डॉक्यूमेंट पेपरलेस करके, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, सारी चीजें पेपरलेस माध्यम से, तो वो ई गवर्नेंस कहलाता है। अब ई गवर्नेंस से लाभ क्या है, तो क्या है ये देख लिया। अब लिखे लाभ। ई गवर्नेंस से लाभ या महत्व। नंबर 1, पहली बात तो शासन को सब तक पहुंचाना संभव होता है। शासन की सुविधा को सब तक पहुंचाना संभव। शासन की सुविधा को सब तक पहुंचाना संभव होता है। प्रो पीपुल, जन उन्मुख शासन की स्थापना होती है। जन उन्मुख, प्रो पीपुल माने जनता की के एकदम अनुसार, जन उन्मुख शासन की स्थापना संभव होती है। जन उन्मुख शासन की संभावना संभव होती है। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार को रोकना, पारदर्शिता लाना संभव होता है। भ्रष्टाचार रोकना, पारदर्शिता लाना संभव होता है। शासन प्रशासन की लागत घटती 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 है। जनता के लिए शासन की स्थापना हो पाती है। शासन की स्थापना हो पाती है। जवाबदेही बढ़ती है। जवाबदेही बढ़ती है। जवाबदेही बढ़ती है। ऑनलाइन चूंकि जब चीजें होती हैं डिजिटल माध्यम से, रिकॉर्ड होता है हर चीज की, तो क्रियान्वयन करना, जवाबदेही बनाना आसान होता है। अकाउंटेबिलिटी। अगला, शासन प्रशासन का आधुनिकीकरण होता है। शासन प्रशासन का आधुनिकीकरण होता है। स्मार्ट गवर्नमेंट की स्थापना होती है। स्मार्ट, सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, ट्रांसपेरेंट, स्मार्ट सरकार की स्थापना होती है। सरकार की स्थापना होती है। सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट
सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट। सरल, नैतिक, जवाबदेह, उत्तरदायी और पारदर्शी। सरल, नैतिक, जवाबदेह, उत्तरदायी और पारदर्शी सरकार की स्थापना होती है। पारदर्शी सरकार की स्थापना होती है। सुशासन को बढ़ावा मिलता है, गुड गवर्नेंस। सुशासन, गुड गवर्नेंस को बढ़ावा मिलता है, सुशासन को बढ़ावा मिलता है। सुशासन को बढ़ावा मिलता है। चुनौतियां, बाधाएं, ई गवर्नेंस में चुनौतियां, बाधाएं क्या है? चुनौतियां या बाधाएं। नंबर 1, पहली चुनौती है कि इसका जानते हैं पूरा विस्तार नहीं हो पाया, इसके लिए आधारभूत संरचना की कमी। आधारभूत, सहयोगी आधारभूत संरचना की कमी। 24 घंटे बिजली ही नहीं, हर गांव तक बिजली नहीं है, क्या होगा ई गवर्नेंस? इंटरनेट का प्रसार नहीं, सबके पास स्मार्टफोन नहीं, तो सहयोगी आधारभूत संरचना, सहयोगी आधारभूत संरचना की कमी है। सहयोगी आधारभूत संरचना की कमी है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट आदि। दूसरा, ई वेस्ट की चुनौती है। ई वेस्ट, ई कचरा, ई वेस्ट की चुनौती बढ़ती है। ई वेस्ट की चुनौती बढ़ती है। ई वेस्ट की चुनौती बढ़ती है। ई वेस्ट का कचरा बढ़ता है। साइबर क्राइम की चुनौती उत्पन्न होती है। साइबर क्राइम की चुनौती है। ई निरक्षरता की चुनौती, ई निरक्षरता की चुनौती है। ई निरक्षरता की चुनौती है। इलेक्ट्रॉनिक ई लिटरेसी, ई निरक्षरता की चुनौती है। ई निरक्षरता की चुनौती है। ई निरक्षरता की चुनौती है। और डिजिटल डिवाइड की समस्या है, गांव और शहर में दूरी है। डिजिटल डिवाइड की समस्या है। स्वास्थ्य और पर्यावरण की भी चुनौती है।
ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर काम करने से स्वास्थ्य खराब होता है। स्वास्थ्य और पर्यावरण की चुनौतियां हैं, हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल इश्यू है। स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को चुनौतियां, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को चुनौतियां हैं, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को चुनौतियां हैं। तो अब ई गवर्नेंस से रिलेटेड चीज को आप लिख ले जाएंगे। अब यहां भारत में कब शुरुआत हुई, तो ई गवर्नेंस की भारत में शुरुआत 2006 में हुई। ई गवर्नेंस की भारत में शुरुआत तो 2006 में नेशनल ई गवर्नेंस प्लान शुरू किया गया और स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की शुरुआत की गई। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान की शुरुआत और स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क भारत में ई गवर्नेंस को 2006 में शुरू किया गया और इसके लिए नेशनल ई गवर्नेंस प्लान की शुरुआत की गई और राज्यों में इसे बढ़ावा देने के लिए स्वान शुरू किया गया। राज्यों में इसे बढ़ावा देने के लिए स्वान की शुरुआत की गई। राज्यों में इसे बढ़ावा देने के लिए स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की शुरुआत की गई। राज्यों में इसे बढ़ावा देने के लिए स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की शुरुआत की गई। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की शुरुआत की गई। तो अब इस पे क्वेश्चन जानते हैं जो आएगा वो लिख ले जाएंगे। वैसे तो इस पे क्वेश्चन आने की संभावना नहीं, केवल बस लिख लीजिए। ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स पे आ सकता है। ई गवर्नेंस क्या है, चूंकि अब ई कॉमर्स पे आएगा तो हो सकता है पूछ ले ई गवर्नेंस ई कॉमर्स दोनों को तुलना करते हुए, तो इस नाते इसको पढ़ा रहे हैं। ई गवर्नेंस क्या है, इससे क्या लाभ एवं चुनौतियां, इससे क्या लाभ एवं चुनौतियां हैं, प्रकाश डालिए। इससे क्या लाभ एवं चुनौतियां हैं, प्रकाश डालिए। तो ये हो गया ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस हम लोगों ने पूरा किया। अब लिखे ई कॉमर्स। ई कॉमर्स
क्या है, इससे लाभ। चुनौतियां तो जानते हैं वही हैं जैसे उसकी चुनौतियां हैं। लाभ, महत्व, योगदान, चुनौतियां, बाधाएं और भारत में शुरुआत। भारत में सरकार द्वारा प्रयास। सरकार द्वारा, भारत में सरकार के द्वारा प्रयास। तो जिस तरीके से आपने ई गवर्नेंस लिखा था उसी तरीके से ई कॉमर्स है। अब जब वाणिज्य का मतलब क्या है, बाजार, वाणिज्य का मतलब लेन देन। जब बाजार की सुविधा डिजिटल माध्यमों से उपलब्ध करवा दी जाती है, जैसे मान लीजिए आपको मेरी ही किताब खरीदना है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाय उपेंद्र अनमोल, इंडियन इकोनॉमी बाय उपेंद्र अनमोल, तो आप क्या करेंगे, फ्लिपकार्ट, अमेजन पे जाके आप परचेज कर लेंगे। तो ये क्या ई कॉमर्स है। देखिए कॉमर्स का मतलब क्या होता है, कॉमर्स का मतलब वाणिज्य, और वाणिज्य का मतलब लेन देन, और लेन देन की व्यवस्था ही बाजार होती है। वाणिज्य तो क्रिया है, बाजार उसकी व्यवस्था है। और ई का मतलब जब इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल या पेपरलेस, तो जब इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से, डिजिटल माध्यमों से बाजार की सुविधा सब तक उपलब्ध कराई जाती है तो उसे ई कॉमर्स। तो परिभाषा लिख लीजिए, जब इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल, जब इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल माध्यमों से, जब इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल माध्यमों से बाजार की सुविधा सब तक उपलब्ध कराई जाती है, बाजार की सुविधा सब तक उपलब्ध कराई जाती है, जब इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल माध्यमों से बाजार की सुविधा सब तक उपलब्ध कराई जाती है तो उसे ई कॉमर्स कहा जाता है। तो उसे ई कॉमर्स कहा जाता है। जब इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल माध्यमों से बाजार की सुविधा सब तक उपलब्ध कराई जाती, जब इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल माध्यमों से बाजार की सुविधा सब तक उपलब्ध कराई जाती है। जब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या डिजिटल माध्यमों से बाजार की सुविधा सब तक उपलब्ध कराई जाती है तो उसे ई कॉमर्स कहा जाता है। अब ई कॉमर्स से लाभ या महत्व, ई कॉमर्स से लाभ या महत्व या योगदान। पहला, इससे जानते लेन देन की को सब तक पहुंचाना संभव हो जाता है। इससे बाजार का प्रसार, जैसे उससे सरकार का प्रसार, शासन का प्रसार सब तक हो जाता है, इससे बाजार का प्रसार सब तक संभव हो जाता है, सब तक संभव हो जाता है। इससे बाजार का प्रसार सब तक संभव हो जाता है। इससे किसी भी वस्तु और सेवा, मतलब किसी भी वस्तु का लेन देन, जानते हैं किसी भी वस्तु का लेन देन दुनिया के किसी भी बाजार से करना संभव होता है।
वस्तु का लेन देन कहीं से भी किसी भी बाजार, कहीं से भी किसी भी बाजार तक, कहीं से भी किसी भी बाजार तक करना संभव हो जाता है। वस्तु का लेन देन कहीं से भी किसी भी बाजार तक करना संभव हो जाता है। कहीं से भी किसी भी बाजार तक करना संभव हो जाता है। कहीं तक भी करना संभव हो जाता है। हाँ, इससे जानते बाजार के देखिए, पहले था जो दिखता है वो बिकता है। पहले बिजनेस करने के लिए बड़ी बड़ी दुकान लेना पड़ता था, किराए पर बहुत सारी चीज लेना पड़ता था। अब इससे जानते हैं बिना किसी भी जगह, इससे बाजार का विकेंद्रीकरण होता है। इससे बाजार का विकेंद्रीकरण होता है। बाजार का विकेंद्रीकरण होता है। इससे बाजार का विकेंद्रीकरण, ये तो नहीं लिख सकते कि लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि बल्कि वो पिछड़ जा रहे हैं इसके नाते। हाँ, लेकिन जानते हैं बहुत कम लागत में वस्तु और सेवाओं को बेचना और विश्व बाजार तक पहुंच होती है। वस्तु एवं सेवाओं की, जैसे आप ये कोचिंग पढ़ रहे हैं तो ये तो ई कॉमर्स का ही पार्ट है। जैसे आप यहां से क्लास कर रहे हैं, ये पार्ट आप ई कॉमर्स है। वस्तु एवं सेवाओं की वैश्विक पहुंच संभव होती है। वैश्विक पहुंच संभव होती है। वैश्विक पहुंच संभव होती है। वस्तु एवं सेवाओं की वैश्विक पहुंच संभव होती है। वस्तु एवं सेवाओं की वैश्विक पहुंच संभव होती है। वस्तु एवं सेवाओं की वैश्विक पहुंच संभव होती है। अच्छा, बाजार की लागत घटती है तो वस्तु और सेवाओं की कीमत घटती है। बाजार की लागत घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि जगह ही नहीं लेना पड़ता, अपने घर से ही बेचिए सब। अगला, इससे वस्तु और सेवा की लागत घटती है। ऑनलाइन ही चीजों को सस्ता करना संभव है। बाजार की लागत घटती है। अगला, इससे वस्तु और सेवाओं की लागत घटती है। इससे वस्तु एवं सेवाओं की लागत घटती। पहले जानते 5-5 पेपर खरीदना पड़ता था पढ़ने के लिए। आज ई पेपर, ई मैगजीन, सबकी लागत कम है। ई पेपर, ई मैगजीन, ई बुक, ई क्लास, है कि नहीं? अगला बल्कि क्लास पे ही लिख लीजिए। इससे शिक्षा का व्यापक प्रसार संभव हुआ है। 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 शिक्षा का व्यापक प्रसार संभव हुआ है। इससे कमजोर वर्गों, जो गरीब वर्ग, जो नहीं शहरों में आ सकता था, बहुत सारी सेवा नहीं ले सकता था, इससे कमजोर वर्गों, वंचित वर्गों का सशक्तिकरण संभव हुआ। वंचित वर्गों, दूर दराज के क्षेत्रों, दूर दराज के क्षेत्रों का सशक्तिकरण
संभव हुआ है, दूर दराज के क्षेत्रों का सशक्तिकरण संभव हुआ है। इससे नवाचार को तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिला है। इससे तकनीकी नवाचार को इससे डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है। इससे डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला। इससे डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है। इससे डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है। हाँ, इससे प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला है। इससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला है। ऐसे बहुत सारे लाभ हैं, इतना काफी है। अब चुनौतियां देखिए, तो ये देख लिया हम लोगों ने लाभ। अब चुनौतियां, बाधाएं, ई कॉमर्स में चुनौतियां, बाधाएं। में चुनौतियां, बाधाएं, चिंताएं। पहला वही कि आधारभूत संरचना की कमी है। सहयोगी, ये सेम चुनौती है जो ये शासन की है। सहयोगी आधारभूत संरचना की कमी, सहयोगी आधारभूत संरचना की कमी है। डिजिटल डिवाइड की समस्या है। डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड की समस्या है। ई वेस्ट की समस्या है। ई वेस्ट की चुनौती है। ई वेस्ट की चुनौती, सहयोगी आधारभूत संरचना की कमी है, डिजिटल डिवाइड की समस्या, ई वेस्ट की चुनौती है, साइबर क्राइम की चुनौती है। ई फ्रॉड की चुनौती है। ई फ्रॉड, और दूसरे सबके पास जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक चीजों को, ये क्या नाम है, निरक्षरता, डिजिटल निरक्षरता है। डिजिटल निरक्षरता और स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को चुनौती। 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 अब भारत सरकार के द्वारा प्रयास है, ई कॉमर्स के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रयास, ई कॉमर्स के लिए
भारत सरकार के द्वारा प्रयास, भारत सरकार द्वारा प्रयास, भारत सरकार के द्वारा प्रयास। दो 2006 में भारत में ई कॉमर्स को अनुमति दी गई, अनुमति दी गई। इसी नाते जानते 2006 में अनुमति दी गई, तो 2007 से आप देखेंगे जैसे फ्लिपकार्ट, ये भारतीय सब स्टार्टअप ई कॉमर्स के लिए काम करने लगे। जोमैटो, ओला, है कि नहीं, पेटीएम, ये सब देखिए यहीं से शुरुआत हो गई। और 2019 में जानते हैं ई कॉमर्स पॉलिसी लाई गई। 1 फरवरी 2019 को, 1 फरवरी 2019 को भारत की पहली ई कॉमर्स पॉलिसी लाई गई, पहली ई कॉमर्स पॉलिसी लाई गई। तो भारत की पहली ई कॉमर्स पॉलिसी आई, भारत की पहली ई कॉमर्स पॉलिसी आई। तो हम लोगों ने ई कॉमर्स को भी समझ लिया। अब पूछा जा सकता है, ई कॉमर्स चूंकि चर्चा में है, तो ये पूछा जा सकता है कि ई कॉमर्स क्या है, इससे क्या लाभ एवं चुनौतियां हैं, इससे क्या लाभ एवं चुनौतियां हैं। भारत सरकार के द्वारा ई कॉमर्स के लिए, ई कॉमर्स के लिए किए गए प्रयासों पर प्रकाश डालिए। तो आप इसको लिख ले जाएंगे। आप आसानी से यहां से लिख ले जाएंगे। अब इसमें सोशल नेटवर्किंग साइट, इसको भी पूरा कर लिया जाए। तो सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल नेटवर्किंग साइट, साइट, सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में आप जान रहे हैं। जैसे फेसबुक है, जैसे यूट्यूब है, जैसे ट्विटर है, जैसे इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, आदि। ऐसे ये सब सोशल नेटवर्किंग साइट है। क्या है?
लाभ, महत्व, चुनौतियां। इस पे अक्सर सवाल पूछा जाता है, यूपीएससी ने पिछली बार मेंस में भी पूछा था। चुनौतियां, बाधाएं। ऐसी साइट ऐसी साइटें जिससे ऑनलाइन कम्युनिटी से, जिससे ऑनलाइन समुदाय से, जिससे ऑनलाइन समुदाय से जुड़कर अभिव्यक्ति करना संभव होता है। जुड़कर अभिव्यक्ति, जुड़कर अभिव्यक्ति करना संभव होता है। सोशल नेटवर्किंग साइट SNS कहलाता है। सोशल नेटवर्किंग साइट कहलाता है। एग्जाम्पल ऐसे लिख देंगे, ऐसी साइटें जिससे जुड़कर अभिव्यक्ति करना संभव होता है ऑनलाइन कम्युनिटी से। ऐसी साइटें जिससे जुड़ करके, जिससे ऑनलाइन समुदाय से जुड़कर अभिव्यक्ति करना संभव होता है, जिससे ऑनलाइन समुदाय से जुड़ करके अभिव्यक्ति करना संभव होता है, जिससे ऑनलाइन समुदाय से जुड़ करके अभिव्यक्ति करना संभव होता है, उसे सोशल नेटवर्किंग साइट कहा जाता है। अब सोशल नेटवर्किंग साइट का लाभ क्या है? मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट से लाभ या महत्व, अभिव्यक्ति का व्यापक अधिकार प्राप्त होता है। ऑनलाइन समुदाय से जुड़कर अभिव्यक्ति का व्यापक अधिकार प्राप्त होता है। अभिव्यक्ति का व्यापक अधिकार प्राप्त होता है। इससे जानते कमजोर वर्गों, महिलाओं का सशक्तिकरण होता है। इससे कमजोर वर्गों, वंचित वर्गों का सशक्तिकरण संभव होता है। स्थानीय मुद्दों और समस्याओं का जानते वैश्विक समाधान करना संभव होता है। स्थानीय मुद्दों एवं समस्याओं का राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय समाधान, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय समाधान करवाना संभव होता है। स्थानीय मुद्दों एवं समस्याओं का, स्थानीय मुद्दों एवं समस्याओं का राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय समाधान करवाना संभव होता है। राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय समाधान करवाना संभव होता है। स्थानीय मुद्दों एवं समस्याओं का राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय समाधान करवाना संभव होता है। राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय समाधान करवाना संभव होता है। लोकतांत्रिक
प्रक्रियाओं को बढ़ावा मिलता है, प्रक्रियाओं को बढ़ावा मिलता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाना संभव होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाना संभव होता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाना संभव होता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाना संभव होता है। मूल अधिकारों, मानव अधिकारों को बढ़ावा मिलता 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 है। सरकार के गलत निर्णयों को रोकना संभव हो पाता है। सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता फैलाना संभव होता है। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता फैलाना संभव हो पाता है। शिक्षा के प्रसार प्रसार में आसानी होती है। बहुत सारे लोग तो YouTube से ही पढ़ करके जानते हैं अपना लक्ष्य पूरा कर ले रहे हैं। शिक्षा के प्रसार में क्रांति लाना संभव हुआ, क्रांति लाना संभव हुआ है। जैसे YouTube से, जैसे YouTube के माध्यम से शिक्षा के प्रसार में क्रांति लाना संभव हुआ है। तमाम जानते हैं आम व्यक्ति को सेलिब्रिटीज बनाना संभव हुआ है। चाहे बिहार में मैथिली ठाकुर से लेकर के आप जानते हैं कच्चा बादाम बेचने वाले या अनेक लोगों का आम व्यक्ति को भी वैश्विक, आम व्यक्ति को भी राष्ट्रीय एवं वैश्विक पहचान दिलाना संभव होता है। कोरोना के दौरान आपने देखा कि जानते हैं जब लोग एक दूसरे से दूर जानते हो गए थे लॉकडाउन के समय में, तो इसी से संपर्क बनाना संभव हुआ। आपदा एवं महामारी के समय एक दूसरे से संपर्क बनाना संभव होता है। संपर्क बनाना संभव होता है। और सार्वजनिक जानते हैं मुद्दे पर वाद विवाद का अवसर, सार्वजनिक
मुद्दों पर वाद विवाद संवाद का अवसर प्राप्त होता है। संवाद का अवसर प्राप्त होता है। वाद विवाद संवाद का अवसर प्राप्त होता है। सार्वजनिक मुद्दों पर वाद विवाद संवाद का अवसर प्राप्त होता है। और ये भी बल्कि वैश्विक स्तर पर रहन सहन खान पान, वैश्विक स्तर पर रहन सहन खान पान को जानना संभव होता है। ऐसे बहुत सारी बातें। अब सोशल नेटवर्क फाइट से चुनौतियां और बाधाएं क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट से चुनौतियां बाधाएं। पहला तो सभी लोगों तक इसका प्रसार संभव नहीं हुआ है। सभी लोगों तक इसका प्रसार संभव नहीं हुआ है। सभी लोगों तक इसका प्रसार संभव नहीं हुआ। सभी लोगों तक इसका प्रसार संभव नहीं हुआ है। क्यों नहीं संभव हुआ है? आधारभूत, वही सब तक बिजली नहीं है, इंटरनेट नहीं, आधारभूत संरचना की कमी। आधारभूत संरचना की कमी है। समय बर्बाद होता है। समय की बर्बादी है। साइबर क्राइम की चुनौती। तमाम लोग इसी से ठगे जा रहे हैं ऑनलाइन, सोशल नेटवर्किंग साइट से भी। साइबर क्राइम की चुनौती है। तमाम ई फ्रॉड है कि नहीं? ई वेस्ट की चुनौती। डिजिटल डिवाइड की चुनौती। डिजिटल डिवाइड की चुनौती। डिजिटल डिवाइड की चुनौती। और जानते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट के नाते सांस्कृतिक पॉल्यूशन है, सांस्कृतिक प्रदूषण है। कैसी कैसी रील बना रहे हैं लोग पगला जैसा, आप देखेंगे। सांस्कृतिक प्रदूषण की चुनौती। सांस्कृतिक प्रदूषण की चुनौती। सांस्कृतिक प्रदूषण की भी चुनौती है। सांस्कृतिक प्रदूषण की चुनौती। सांस्कृतिक प्रदूषण की चुनौती। तो इस प्रकार से जानते हैं आप सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़ा हुआ सवाल भी कर ले जाएंगे। कुछ खास नहीं, बस खाली एक बार पढ़े रहेंगे तो ये आईटी का चैप्टर भी खत्म हो गया। इसमें क्वेश्चन आ सकता है सोशल नेटवर्किंग साइट क्या है, इससे इसका क्या महत्व है, इसका क्या महत्व है, इससे होने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। इससे होने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिए।
इससे होने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाले। सबने समझ लिया? तो टेलीकॉम और आईटी चैप्टर भी हम लोगों ने खत्म कर दिया। अब खाली 2 चैप्टर बचा, एक हेल्थ चैप्टर है और एक जानते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो अब कल इसकी शुरुआत करेंगे, कल सुबह 8 बजे इसकी शुरुआत होगी, 8 AM पर। इनमें से कोई भी चैप्टर शुरू करेंगे और मुझे लगता है कल या परसों सुबह तक जानते हैं इसको हम लोग पूरा कर ले जाएंगे। भारत का आईटी के क्षेत्र में योगदान अब बड़ा मुद्दा नहीं है, स्टार्टअप इंडिया मुद्दा है, स्टार्टअप मैंने आपको करवा दिया है। ऐसे तो जानते हैं बहुत सारा पॉइंट है। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में अभी कई सारे ऐसे जानते चैप्टर हैं जो बहुत चर्चित हैं, जिनको जानने की आवश्यकता है। तो अब कल सुबह हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी 1 घंटे के बाद ही ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी में भी 5-6 चैप्टर हैं जहां से कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है। इधर तो जानते हैं 3-4 वर्षों से कोई भी सवाल नहीं पूछा गया है ज्योग्राफी का, लेकिन इकोनॉमिक ज्योग्राफी का जो पार्ट जानते हैं आपके सिलेबस में है, तो उसकी आज पहली क्लास शुरू करेंगे लगभग 7:30 के आसपास। तो 7:30 बजे के लिए आप तैयार रहिए, तब तक चाय पानी पी लीजिए। तो फिर ज्योग्राफी की क्लास में आप सभी लोगों से मिलते हैं 7:15 या 7:30 के आसपास, आपको नोटिस चली जाएगी।